नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इति युग में। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में किसी भी स्वतंत्र समाज की बुनियाद तय करता है। बिल्कुल। हम आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों, फंडामेंटल राइट्स, अ गाइड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द जेनेसिस एंड फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन फंडामेंटल राइट्स के नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये चर्चा सिर्फ ये रटने के बारे में नहीं है कि संविधान के किस पन्ने पर क्या लिखा है। सही कहा। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि एक नागरिक के रूप में सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कौन से नियम बनाए गए हैं और उनकी जड़ें कहाँ हैं, क्योंकि ये विषय सिर्फ कुछ कानूनी पन्नों तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन का आधार है। एग्जैक्टली। चलिए इसे समझते हैं। जब हम इन नोट्स को देखते हैं तो सबसे पहली बुनियादी जानकारी ये मिलती है कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दर्ज हैं। भाग 3। और नोट्स बताते हैं कि ये न्यायालय द्वारा लागू यानी जस्टिसेबल होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर ये छीने जाएं तो कोई भी व्यक्ति सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो है इन अधिकारों का जन्म और उनकी प्रेरणा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके मुख्य वास्तुकार और शिल्पकार हैं और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये अधिकार बस हवा में से नहीं आए। राइट, मतलब इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। हाँ, इन्हें मुख्य रूप से अमेरिका के संविधान जो उनका बिल ऑफ राइट्स है उससे प्रेरित होकर लिया गया है। साथ ही ब्रिटेन की कानून के शासन या रूल ऑफ लॉ की परंपरा और मानवाधिकार घोषणा का भी इस पर गहरा प्रभाव है, जिसने समानता और स्वतंत्रता के विचार दिए। तो एक तरह से ये दुनिया के बेहतरीन विचारों का एक संगम था। बिल्कुल सही कहा। तो अब अनुच्छेदों पर आते हैं। आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है, मतलब जैसे सरकार या संसद। और इसमें हर वो संस्था आती है जिसमें सरकार का थोड़ा भी दखल हो। हाँ, और 13 तो मानो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। ये स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ बना कोई भी कानून अमान्य या वॉइड होगा। ये एक बहुत ही मजबूत पूर्व चेतावनी है राज्य के लिए। एग्जैक्टली। और फिर आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक, जो उस समय के बटे हुए समाज के लिए बहुत जरूरी था। हाँ, 14 कहता है कि कानून के सामने सब समान हैं। 15 किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही करता है। 16 सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देता है। 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। और 18 उपाधियों या टाइटल्स का अंत करता है। और इन सब का मुख्य लक्ष्य समाज से ऐतिहासिक असमानताओं को मिटाना था। मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव। बिल्कुल। समानता का मतलब सबको एक तराजू में तौलना नहीं है। जिन्हें सदियों से पीछे रखा गया उन्हें मुख्य धारा में लाना ही इसका असली मकसद था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। 1900 बहुत ही व्यापक है। हाँ, आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं। बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्ण सभा करने की, संगठन बनाने की, देश में अबाध रूप से घूमने की, और निवास करने या कोई भी पेशा चुनने की आज़ादी। लेकिन नोट्स ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये आज़ादी असीमित नहीं है। इन पर युक्तियुक्त निर्बंधन या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। राइट, राष्ट्र की सुरक्षा भी तो जरूरी है। बिल्कुल। और इसी संतुलन के बीच खड़ा है आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अक्सर संविधान का हृदय कहा जाता है। हाँ, और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि बाद में स्रोतों में दिए गए विशिष्ट आंकड़ों के अनुसार आर्टिकल 21A भी जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार। एग्जैक्टली, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, क्योंकि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन तो संभव ही नहीं है। और इसमें अपराध संबंधी संरक्षण आर्टिकल 20 में और गिरफ्तारी से सुरक्षा 22 में भी शामिल हैं। ये नागरिकों को राज्य की पुलिस शक्ति से बचाता है। अब अगर समानता और स्वतंत्रता से आगे बढ़ें तो हमें समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों से निपटने वाले अधिकार दिखते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। हाँ, औपनिवेशिक काल की समस्याएं। बिल्कुल। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी या बेगार पर रोक लगाता है। और 24 विशेष रूप से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम या कारखानों में लगाने से रोकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो जब तक शारीरिक और आर्थिक शोषण मौजूद है तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। सही कहा। एक बंधुआ मजदूर के लिए अभिव्यक्ति की आजादी क्या ही मायने रखेगी। बिल्कुल।
और इसी आजादी के तहत एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा आता है, धर्म की स्वतंत्रता, जो 25 से 28 के बीच दर्ज है। एक तरफ संविधान आर्टिकल 25 के तहत धर्म मानने और प्रचार करने की पूरी आजादी देता है और 26 धार्मिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है। वहीं दूसरी तरफ ये बहुत स्पष्ट करता है कि कोई धार्मिक कर या टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आर्टिकल 27 में है। और 28 कहता है कि राज्य से पोषित सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये व्यक्तिगत आस्था और सरकारी तटस्थता के बीच का एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखा संतुलन है। मतलब राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है, बिल्कुल, पर खुद का कोई धर्म नहीं थोपता। एग्जैक्टली। इसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की बात आती है 29 और 30, जो बहुलवादी समाज के लिए बहुत अहम है। हाँ, 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार देता है। और इस संस्कृति को बचाने के लिए शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार आर्टिकल 30 में दिया गया है, ताकि बहुसंख्यकवाद के शोर में छोटी सांस्कृतिक पहचानें खो न जाएं। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने अधिकार तो बहुत सारे गिना दिए। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर का वो कोट यहाँ बहुत प्रासंगिक है, जहाँ उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्योंकि इसके बिना बाकी सब सिर्फ एक दर्शन बन के रह जाता। एग्जैक्टली। क्योंकि ये आर्टिकल सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। कोर्ट रिट्स जारी करके इन अधिकारों को लागू करवा सकता है। और कुछ विशेष प्रावधान भी तो हैं, 33, 34 और 35। हाँ, संविधान निर्माता बहुत यथार्थवादी थे। जैसे 33 के तहत सेना या पुलिस के अधिकार सीमित हो सकते हैं अनुशासन के लिए। 34 में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू होने पर अधिकारों पर रोक लग सकती है। और 35 स्पष्ट करता है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केवल संसद के पास होगी, ताकि पूरे देश में एकरूपता बनी रहे। बिल्कुल। स्रोतों में इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी दी गई है। वो लाइन वाली ट्रिक? हाँ, इसे बस ऐसे याद रखा जा सकता है। 12-13 में राज्य और कानून तय हुए, 14 से 18 ने समानता लाई, 19 से 22 ने स्वतंत्रता दी, 23-24 ने शोषण को रोका, 25 से 28 ने धर्म की बात की, 29-30 ने संस्कृति बचाई और 32 ने इन सब की रक्षा की। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इस पूरे ढांचे को दिमाग में बैठाने का, है ना? ये बहुत काम की चीज है। इससे एक अहम सवाल उठता है। हमने आज देखा कि ये अधिकार केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये जानने के लिए है कि एक बातों को खंगाल रही थी और एक जगह मुझे बहुत हैरानी हुई। अच्छा, क्या था वो? हमारे संविधान का भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात किसी एक बैठक में बन गया। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी 1215 के मैग्ना कार्टा से शुरू होती नजर आती है। फिर 1895 का स्वराज्य विधेयक आता है और फिर 1931 का कराची प्रस्ताव। इन सबके साथ अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स और फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का भी जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को एक जगह पिरो दिया गया हो। लेकिन एक आम नागरिक के लिए इस इतिहास का क्या महत्व है? देखो, इस इतिहास का महत्व इस बात में छिपा है कि सदियों के संघर्ष के बाद इंसान ने राज्य या सरकार की असीमित ताकतों पर लगाम लगाना सीखा है। हाँ, सही बात है। इन सभी ऐतिहासिक पड़ावों का एक ही मकसद था, सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। और भारतीय संविधान में संगम का सबसे शक्तिशाली हथियार है अनुच्छेद 13, जिसे आसान भाषा में न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार कहा जाता है। बिल्कुल। इसे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह समझा जा सकता है। अनुच्छेद 13 सीधे तौर पर संसद या राज्य विधानसभाओं से कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो। यानी अगर संसद कोई ऐसा कानून पास कर भी दे जो इन अधिकारों के खिलाफ हो, तो क्या होगा? यहीं पर यह एंटीवायरस काम करता है। अगर ऐसा कोई कानून बनता भी है तो अदालत उसे शून्य या कह लें 0 घोषित कर सकती है। ओहो, मतलब वो सीधा रद्द हो जाता है। बिल्कुल, वो कानून असंवैधानिक हो जाता है। ये वो शक्ति है जो लोकतंत्र में बहुमत की मनमानी पर रोक लगाती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार
चाहे उसके पास कितना भी भारी बहुमत क्यों ना हो, एक आम इंसान के बुनियादी अधिकारों को कुचल नहीं सकती। पढ़ने पर ऐसा लगता है कि शायद पूरे संविधान का सबसे अधिक विकसित होने वाला और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 21 की जो यात्रा है वो अपने आप में भारतीय न्यायपालिका के विकास की पूरी कहानी बयां करती है। हाँ। शुरुआत में चीजें काफी अलग थी। 1950 के ए गोपालन केस का दस्तावेज बताता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत ही सीमित था। उस वक्त अदालत ने केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया सुनने में तो काफी तकनीकी लगता है। हाँ, थोड़ा तकनीकी है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक रेसिपी है जिसके तहत केक बनाना है। ठीक है। 1950 के गोपालन केस के हिसाब से अदालत सिर्फ ये देखती थी कि क्या केक बनाने वाले ने रेसिपी के सारे स्टेप्स सही से फॉलो किए हैं या नहीं। अच्छा। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो क्या पुलिस ने कानून में लिखे हुए स्टेप्स फॉलो किए हैं। अदालत ये नहीं पूछती थी कि वो कानून खुद में सही है या गलत। बाप रे। यानी अगर रेसिपी में जहर मिलाने को लिखा है और किसी ने जहर मिला दिया तो उस समय के हिसाब से प्रक्रिया तो सही थी। ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो सकती है। कोई भी मनमाना कानून बनाकर किसी की भी स्वतंत्रता छीनी जा सकती थी। बिल्कुल, और इसीलिए बदलाव जरूरी था। फिर आता है 1978 का ऐतिहासिक मेनका गांधी केस, जिसने इस पूरी तस्वीर को पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ प्रक्रिया का पालन होना ही काफी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो कानून जो प्रक्रिया तय कर रहा है उसे भी न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। मतलब अब सिर्फ स्टेप्स नहीं देखे जाएंगे। सही कहा। यहीं से कानून की उचित प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस का सिद्धांत गहराई से स्थापित हो गया। अब अदालत सिर्फ रेसिपी के स्टेप्स नहीं देखती, बल्कि ये भी देखती है कि कहीं सामग्री में जहर तो नहीं है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस एक बदलाव ने अनुच्छेद 21 का दायरा इतना बड़ा कर दिया कि आज इसमें महज सांस लेने का अधिकार नहीं, बल्कि निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल हो चुका है। ये तो ऐसा है जैसे पहले एक बेसिक फोन हुआ करता था जिससे सिर्फ कॉल हो सकती थी, और अब वो एक ऐसा स्मार्टफोन बन गया है जिसमें हर तरह के आधुनिक फीचर्स हैं। बिल्कुल सही तुलना है। और ये सारे फीचर्स इंसान की जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब अगर अधिकारों के बदलने और विकसित होने की बात हो ही रही है, तो संपत्ति के अधिकार का जो दिलचस्प बदलाव है उस पर भी चर्चा करनी बनती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। न्याय संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया और इससे अनुच्छेद 300(a) के तहत महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे उस समय की सामाजिक और आर्थिक जरूरतें थीं। आजादी के बाद देश में जमींदारी प्रथा को खत्म करना था और भूमि सुधार लागू करने थे। अच्छा। जब तक संपत्ति एक मौलिक अधिकार थी, तब तक सरकार के लिए जमीन का पुनर्वितरण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग तुरंत अदालत पहुंच जाते थे। इसलिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक वैधानिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। क्या कानूनी अधिकार होने का मतलब ये है कि राज्य जब चाहे, जिस तरह चाहे, किसी भी नागरिक की संपत्ति छीन सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब 2024 और 25 के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। 2024 के लखनऊ नगर निगम बनाम कोहली ब्रदर्स केस को ही देखा जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि अनुच्छेद 300(a) केवल नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि गैर नागरिकों और यहाँ तक कि शत्रु संपत्ति के मामलों पर भी लागू होता है। और स्रोतों में एक और केस का जिक्र है, वो बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर यानी BMIC केस। उसमें अदालत की टिप्पणी काफी सख्त थी। हाँ, उस केस में राज्य के रवैये पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकारें बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी की जमीन नहीं ले सकती। बिल्कुल। राज्य किसी अतिक्रमणकारी या इनक्रोचर की तरह व्यवहार नहीं कर सकता कि गया और जमीन पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात जो इस फैसले से स्थापित हुई वो ये है कि संपत्ति का अधिकार अब भले ही मौलिक अधिकार ना हो, लेकिन अदालत ने
इसे एक मानवाधिकार का दर्जा दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है कि उचित कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। ये जानकारी निश्चित रूप से बहुत तसल्ली देने वाली है। संपत्ति चाहे मौलिक अधिकार न रही हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक बहुत मजबूत सुरक्षा घेरा अभी भी मौजूद है। एकदम सही। अब जब हम सुरक्षा घेरे की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वो प्रसिद्ध कोट याद आना लाजमी है। उन्होंने अनुच्छेद 32 के बारे में कहा था कि इसके बिना पूरा संविधान ही अर्थहीन है। ये संविधान का हृदय और आत्मा है। संविधान की आत्मा। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इस आत्मा का व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका व्यावहारिक अर्थ ये है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएं और असल जिंदगी में उन्हें कुचला जाए, तो वह सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 32 में अदालत को कुछ विशेष आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है, जिन्हें रिट्स कहा जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था। स्रोतों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा जैसी 5 रिट्स का जिक्र है। ये शब्द सुनने में किसी प्राचीन भाषा के मंत्र जैसे लगते हैं। शब्दों पर ना जाएं, इनका काम बहुत सीधा और शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस को लें। अगर राज्य या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार कर लेती है या गायब कर देती है, तो इस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट सीधे पुलिस से कह सकता है कि उस व्यक्ति को तुरंत हमारे सामने पेश करो। अच्छा, सीधा आदेश। बिल्कुल। अगर गिरफ्तारी गैरकानूनी पाई जाती है तो उसे उसी वक्त आजाद कर दिया जाता है। ये राज्य की तानाशाही के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। लेकिन स्रोतों में भारतीय इतिहास के उस पन्ने का भी जिक्र है जब ये पूरी व्यवस्था ही चरमरा गई थी। 1975 से 77 के आपातकाल का दौर। हाँ, वो बहुत ही मुश्किल समय था। उस दौर को और विशेष रूप से 1976 के एडीएम जबलपुर केस को भारतीय न्यायपालिका के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले फैसले में ये कह दिया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 भी निलंबित किया जा सकता है। ओहो। इसका मतलब था कि उस समय राज्य बिना किसी कारण के किसी को भी जेल में डाल सकता था और पीड़ित कोई कानूनी मदद नहीं मांग सकता था। वो विचार ही कितना डरावना है कि कोई सरकार एक झटके में इंसान के जीने का अधिकार भी सस्पेंड कर दे। बिल्कुल डरावना है, लेकिन हर संकट कुछ न कुछ सबक लेकर आता है। आपातकाल हटने के बाद 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने इस खामी को हमेशा के लिए सुधार दिया। इस संशोधन के जरिए ये पक्का कर दिया गया कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश में युद्ध के हालात हों या आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत जरूरी था। ये लोकतंत्र की वो गारंटी है जो सुनिश्चित करती है कि राज्य की ताकत की एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो सीधे 2024 के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर ले जाती है। आप किस फैसले की बात कर रही हैं? पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह केस, जिसने दशकों से चली आ रही एक बहस को पूरी तरह से नया मोड़ दे दिया है। हाँ, ये फैसला निश्चित रूप से एक युगांतरकारी कदम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के भारी बहुमत से एक पुराना फैसला पलट दिया है। ये पुराना फैसला 2004 का ईवी चिन्नैया केस था। इसे समझने के लिए उस 2004 के फैसले को जानना जरूरी है। उस समय ये माना गया था कि अनुसूचित जातियां या एससी अपने आप में एक सजातीय वर्ग या होमोजिनस क्लास हैं। इस होमोजीनियस शब्द का कानूनी मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि कानून और अदालत की नज़र में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल सभी जातियां एक ही स्तर के पिछड़ेपन का सामना कर रही हैं। अच्छा। इसलिए ये तय किया गया था कि राज्य सरकारें इस सूची के भीतर कोई उपवर्गीकरण या सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकती। मतलब आरक्षण का जो कोटा है वो पूरे समूह के लिए एक समान रहेगा, किसी विशेष उपजाति के लिए अलग से कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन 2024 के इस नए फैसले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया एकदम बदल गया। स्रोतों के अनुसार कोर्ट का तर्क था कि असमानों के साथ समान व्यवहार करना भी समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बिल्कुल सही। मतलब अगर एक ही बड़े वर्ग के भीतर
कुछ लोग बहुत ज्यादा हाशिए पर हैं और कुछ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं, तो उन दोनों को एक ही तराजू में तौलना न्याय नहीं कहा जा सकता। अदालत का तर्क बिल्कुल यही था। ऐतिहासिक साक्ष्यों और जमीनी हकीकत को देखते हुए अदालत ने माना कि अनुसूचित जातियों के भीतर भी भेदभाव और पिछड़ेपन का स्तर अलग-अलग है। कुछ समूह ऐसे हैं जो पीढ़ियों से मुख्य धारा से कटे हुए हैं और उन्हें आरक्षण का वो लाभ नहीं मिल पाया है जो दूसरों को मिला है। इसलिए नया सिद्धांत ये स्थापित हुआ है कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण कर सकती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचे जो वास्तव में कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस नई व्यवस्था का राजनीतिकरण न हो, इस फैसले में कुछ बहुत ही कड़ी शर्तें भी जोड़ी गई हैं। दस्तावेजों में जस्टिस गवई के मत का विशेष रूप से जिक्र है। हाँ, उनका मत बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य को SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, ताकि जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जा सके और वास्तविक जरूरतमंदों को मदद मिल सके। ये एक बहुत ही अहम शर्त है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए ये उपवर्गीकरण नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या करना होगा? राज्यों को अपने फैसले के समर्थन में अनुभवजन्य या एम्पिरिकल डेटा प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब है कि सरकारों को ठोस आंकड़े और रिसर्च दिखानी होगी कि किस उपवर्ग का प्रतिनिधित्व वास्तव में अपर्याप्त है। मतलब हवा में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा किसी एक उपवर्ग को आरक्षण का 100% कोटा नहीं दिया जा सकता। ये फैसला सामाजिक न्याय को भावनाओं से हटाकर ठोस डेटा और वास्तविक जरूरतों पर आधारित करने का प्रयास करता है। ये बहुत स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका कैसे सामाजिक न्याय की जटिलताओं को डेटा और साक्ष्यों के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है। दोनों ही पक्ष अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। जिसके कुछ अन्य ऐतिहासिक फैसलों की ओर मोड़ते हैं, जिन्होंने सत्ता के संतुलन और नागरिकों के नए अधिकारों को परिभाषित किया है। हाँ, और इनमें काफी विविधता है। अगर सत्ता के संतुलन की बात करें तो दस्तावेजों में गवर्नरों और स्पीकरों की शक्तियों पर आए अहम फैसलों का जिक्र है। पंजाब और तमिलनाडु के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि गवर्नर किसी विधानसभा द्वारा पारित बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास रोककर नहीं बैठ सकते। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि देखो, अगर कोई चुनी हुई सरकार कोई बिल पास करती है और गवर्नर उसे बिना किसी कारण के सालों तक रोक लेते हैं, तो ये सीधे तौर पर जनता के मत का अपमान होता है। बिल्कुल। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर के पास ऐसा कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि वे अनिश्चित काल तक किसी बिल पर फैसला ही ना ले, और ये जवाबदेही सिर्फ गवर्नरों तक सीमित नहीं रही। हाँ, बिल्कुल। 2025 का पहाड़ी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य केस इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो दल बदल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची से जुड़ा है। अक्सर ये देखा जाता था कि विधानसभा स्पीकर विधायकों की अयोग्यता की याचिकाओं पर सालों साल कोई फैसला नहीं लेते थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त लकीर खींच दी है। कोर्ट ने तय किया कि स्पीकर का निर्णय अब न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ये एक बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कोर्ट ने अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह की एक सख्त समय सीमा तय कर दी है। अब कोई स्पीकर ये नहीं कह सकता कि वो अपने समय के अनुसार फैसला लेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। पारदर्शिता की ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले फैसले की भी याद दिलाती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या ADR के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हाँ, वो भी एक ऐतिहासिक फैसला था। इसके पीछे अदालत का तर्क था कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाताओं को ये जानने का पूरा अधिकार है कि राजनीतिक दलों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये व्यवहारिक न्याय या सब्सटैंटिव जस्टिस की दिशा में एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। बिल्कुल। और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा एक और मामला था। हाँ, EVM वीवीपैट मामला। अदालत ने भले ही 100% वीवीपैट पर्चियों के सत्यापन की मांग को खारिज कर दिया हो, लेकिन चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए मशीनों की सुरक्षा और सीलिंग के नए निर्देश जरूर जारी किए। सही कहा। और जब व्यवहारिक न्याय की बात होती है तो पर्यावरण के मोर्चे पर आया एक फैसला पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है।
वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या GIB केस। ये केस तो बहुत ही अनोखा था। बिल्कुल, इस केस की शुरुआत एक लुप्तप्राय पक्षी को बिजली की तारों से बचाने की याचिका से हुई थी, लेकिन अदालत ने इसे एक बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और समानता के अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है कि एक पक्षी के संरक्षण के मामले ने पूरे देश के नागरिकों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक नया मौलिक अधिकार दे दिया। यही तो इस लिविंग डॉक्यूमेंट की खूबसूरती है। अदालत ने माना कि अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है, हवा जहरीली है या मौसम का चक्र बिगड़ा हुआ है, तो इंसान गरिमापूर्ण जीवन कैसे जी सकता है? बिल्कुल नहीं जी सकता। भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा को स्पष्ट रूप से एक मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। और जब गरिमा की बात आती है तो 2025 का जैन कौशिक बनाम भारत संघ केस ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ है। बिल्कुल। यह मामला समानता और सम्मान के अधिकार से गहराई से जुड़ा है। इस केस में अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लैंगिक पहचान या जेंडर आइडेंटिटी उजागर करने के आधार पर नौकरी से निकालना पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है। सही बात है। कोर्ट ने केवल इसे अवैध घोषित नहीं किया, बल्कि राज्य और संबंधित स्कूलों को पीड़ित को 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐतिहासिक आदेश भी दिया। ये बहुत जरूरी कदम था। ये 2014 के नालसा जजमेंट के सिद्धांतों को कागज से निकालकर जमीनी स्तर पर लागू करने का एक बहुत ही मजबूत प्रयास है। ये संदेश देता है कि कार्यस्थल पर भेदभाव को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सामाजिक और पर्यावरणीय फैसलों के अलावा अर्थव्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ अहम बदलाव दस्तावेजों में दर्ज हैं। जैसे मध्यस्थता पंचायत या आर्बिट्रल अवार्ड के मामलों में कोर्ट ने साफ किया है कि अदालतें केवल गणना से जुड़ी गलतियों को सुधार सकती हैं। हाँ, वो पूरे मामले की गुणदोष के आधार पर दोबारा समीक्षा नहीं कर सकती। वहीं दिवाला और दिवालियापन संहिता या IBC के मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत स्पष्ट था कि इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य किसी बीमार कंपनी का पुनरुद्धार या रिवाइवल है, ना कि उसे जल्दबाजी में नीलाम कर देना। बिल्कुल। और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर भी कोर्ट का रुख बिल्कुल सख्त रहा है। एक अहम फैसले में यह तय किया गया कि शिक्षा की गुणवत्ता से किसी भी आधार पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या नियम बने? इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिक्षक TET जैसी अनिवार्य योग्यता परीक्षा पास हों। ये बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़ा मामला है, इसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इस सब का असल में मतलब क्या है? अगर इन तमाम दस्तावेजों, पुराने इतिहास के पन्नों और हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाँ, बिल्कुल उभरती है। हमारा संविधान कोई ऐसी पुरानी किताब नहीं है जो महज संग्रहालय में रखने के काम आए। ये एक धड़कता हुआ जीवंत दस्तावेज है। ये आज की बदलती हुई जरूरतों के हिसाब से खुद को लगातार ढाल रहा है। चाहे वो कार्यस्थल पर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना हो, गवर्नरों या स्पीकरों की शक्तियों पर नियंत्रण लगाना हो, या फिर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से लड़ने के लिए एक नया अधिकार देना हो। संविधान हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट की इन भारी भरकम बहसों और फैसलों का असर सिर्फ वकीलों या जजों तक सीमित नहीं रहता। सही कहा। ये सीधे तौर पर एक आम इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। उसका रोजगार, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, उसे मिलने वाला स्वच्छ पर्यावरण और यहां तक कि उसे मिलने वाले न्याय की गति, ये सब इन फैसलों से तय होता है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी की जमीन बिना उचित प्रक्रिया के नहीं ली जा सकती या कोई विधानसभा स्पीकर अनिश्चित काल तक फैसला नहीं रोक सकता, तो ये सीधे तौर पे आम नागरिक को सत्ता के सामने ताकतवर बनाता है। बिल्कुल, ये आम आदमी की जीत है। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले संविधान की ये पूरी विकास यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। वो क्या? जैसा कि आज सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से बचाव को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार माना है, क्योंकि ये आज के समय का सबसे बड़ा खतरा है। तो अगर इसे भविष्य के चश्मे से देखा जाए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI हमारे समाज और रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से पैठ बना लेगा, और जब इसके द्वारा बड़े पैमाने पर इंसान की निजता, उसके रोजगार या यहां तक कि उसकी स्वतंत्र सोच पर गंभीर खतरा मंडराएगा। बाप रे!
क्या तब भी यही अनुच्छेद 21 खुद को फिर से विस्तार देगा? क्या आने वाले भविष्य में यही लिविंग डॉक्यूमेंट एक डिजिटल मानवाधिकार के रूप में हमारी रक्षा करेगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। क्या कल का संविधान और न्यायपालिका हमारी आज की कल्पनाओं से भी आगे जाके इंसानियत को सुरक्षित कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल और इस पर मंथन करने के अवसर के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि ये चर्चा सबके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी और अधिकारों के इस जीवंत सफर ने कई नई बातें सोचने पर मजबूर किया होगा। इत्युग के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ मुलाकात होगी।